में रहकर पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। सिचुएशन रूम में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं एक खराज तहसीन ज़रूर कराची के अवाम को पेश करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि कल की जो इस तरह की तकारीर हुई जिसमें उन्हें इंड्यूस किया गया, उसके बाद कोई छोटे मोटे वाक़यात तो हुए जो हमने TV स्टेशन के हवाले से देखे, लेकिन बाई एंड लार्ज लोगों ने कान नहीं धरा। एक अमन अमान की कैफियत जारी रही, मगर एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जो ऑन गोइंग है। इसी पर आज हम प्रोग्राम करेंगे और बात करेंगे कि ये क्या सिलसिला है और ये कैसे शुरू हुआ, और आज ज़रा एक और एंगल से भी इस कराची को देखेंगे और फिर ख़ास तौर पर जो ज़बान इस्तेमाल की गई देखेंगे ये ज़बान क्यों इस्तेमाल की गई, क्या नाराज़गी है, क्या क्या नाराज़गी दूर की जा सकती है, कोई इस नौ की नाराज़गी है, कैसे हम ये नाराज़गी दूर करें कि अगर ये मुबैना तौर पे कराची के हकूक़ की जंग है तो कौन से हकूक़ की बात हो रही है। क्या हम चाइना कटिंग का सिलसिला कराची से लेकर इस्लामाबाद तक फैला दें? क्या हम जो सियासी मुखालफीन है उनसे मामला करने के लिए उनके घुटनों में ड्रिल करने का जो एक सिलसिला रहा है वहां तक ले जाएं? क्या हम लाशों का जो कारोबार यहाँ होता रहा, क्या उसको हम कैसे हम ये दूर कर सकेंगे? और फिर मैं कराची की तरफ आता हूँ। आज मैं एक पोस्ट देख रहा था और मैं हैरान हुआ कि कराची कैसा शहर था। कराची शौकत सिद्दीकी का शहर था, जॉन एलिया का शहर था, कराची मुश्ताक यूसुफी का शहर है, उस्मान बलोच का शहर है जो बड़े बड़े लीडर थे, उसने मैकनामारा के साथ जो किया उसका भी जिक्र करूंगा। ये इनके हाथ से टीटी, लंगड़ा, चरिया, कसाब, बाबा और लाडला ये किसने उसको दे दिया? तो ये वो चरिया की दुनिया है, बाबा लाडला की दुनिया है, क्या वो हम पूरे पाकिस्तान में राइज फरमा दें तो फिर आप हमसे खुश हो जाएंगे, फिर आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे कि या वो पाकिस्तान फिर जिंदाबाद हो सकेगा जिसका ख्वाब आपने देखा और जिसकी अमली शक्ल आपने दिखाई? इस पर बात करेंगे। और एक और एंगल आज मैं खास तौर पर लूंगा और वो ये कि हम जो बात करते हैं, हमारे तमाम जो लीडर हजरात हैं, वो अगर हम देखें तो वो ये बरतानिया में जो लोग बैठे हैं, क्या MI1 MI5 उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता? अगर कराची के बच्चे को पता है कि कराची में कौन कौन है और क्या क्या कर रहा है, उनके इल्म में नहीं है? और क्या हमारे हुक्मरान इस सहल हैं कि उनके साथ बात करें? वो कैसे कर सकते हैं? उनके तो असासे उधर हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई इस ज़िमन में कोई बात नहीं हुई। मगर मैं बात का आगाज़ करूंगा बहुत बड़ी सियासत हुई। हसन नासर का ये शहर था, उस्मान बलोच का ये शहर था जिसने मैकनामारा को थप्पड़ दे मारा जब उसने बदतमीजी की उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। ये लोग थे और फिर ये लोग जो इस्तेमार की झोली में जाके बैठ गए। क्या मामला है, कैसे सिलसिला चला? अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ जनाब नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं कराची से, सीनियर निगार सलीम बुखारी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हैं मुस्लिम लीग फे कराची से हमारे साथ हैं, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। नज़ीर लगारी साहब, बात का आगाज़ इसलिए करता हूं कि आपने सियासत को करीब से देखा, वो दिन भी देखे कि जब ये चरिया कहीं नहीं था, जब ये उस्मान बलोच थे, साफ सियासत थी, लोग कुर्बानियां भी देते थे, मार्शल लॉ से भी लड़ते थे। उनके हाथ से सियासत पकड़ के ये कसाब और इन लोगों के हाथ में किसने पकड़ाई और फिर इनको राजी करने के लिए ये दोबारा उन्हीं को दे दें? जनाब नज़ीर लगारी साहब, आपने क्या क्या दिन याद दिला दिए। मुझे याद आ रहा है वो ज़माना जब हम शौकत सिद्दीकी साहब के साथ बैठते थे, शाम को आकर जमा होते थे, कोई रात को 9 बजे बैठते थे, सुबह हो जाती थी, सुबह की अजानें होती थी, फिर हम अपने घरों को निकलते थे। वहाँ फिर मजनू गोरखपुरी साहब के साथ बैठते थे और उनसे नशस्तें होती थीं। फिर वहाँ से उठते थे, मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब के साथ मिलते थे। फिर अगले दिन जो है हम शकील अदरज़ादा साहब के साथ बैठते थे, फिर जॉन एलिया और ज़ाहिदा हिना के साथ होते थे। क्या ज़माना होता था, क्या शहर होता था। और इस शहर में उबैदुल्लाह अलीम के घर पर बैठते थे, वो अपने घर का पता बताते थे कि अल्लाह ने रसूल को 40 साल की उम्र में रिसालत दी, A40 ब्लॉक R, यानी इस तरह से वो एड्रेस समझाते थे। जॉन एलिया, साबिर जफर बैठते थे, सलीम कौसर बैठते थे, हसन अकबर कमाल बैठते थे और रिफतुल कासमी बैठते थे। कैसे कैसे लोग होते थे और हम लोग बैठते थे। तो वो एक जमाना था। मगर बात ये लगारी साहब आपसे बात कर रहा हूँ। लगारी साहब, ये तो मैंने आपने बताई बात और दिल पे चोट भी लगती है। ये टीटी, ये लंगड़ा, ये इसका जरा बताएं आगाज कैसे होता है और फिर जो कराची की आज शक्ल बनती है, इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा क्योंकि आपने विटनेस किया इसको। ये जनरल ज़ियाउल हक की जरूरियात थी, जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिशें थी। जनरल ज़ियाउल हक ने परवान चढ़ाया, जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में मिलिटेंसी को रिवाज दिया, उन्होंने सेक्टेरियन और एथनिक वायलेंस को रिवाज दिया, लोगों को आपस में लड़ाया
और इस पूरी सोसाइटी के अंदर जो इस रीजन में टॉलरेंस का सबसे बड़ा मरकज था उसको जहन्नुम बना दिया और उसके अंदर जो है इतनी सारी खराबियां डाल दी, उसकी बुनियाद में ऐसी दहशत डाल दी, ऐसा खौफ डाल दिया है कि लोग संभल नहीं पाए हैं, एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ भाइयों जैसे रहने वाले लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। मगर एक जौहर मौजूद है। सईद काजी साहब, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आज भी किसी उर्दू स्पीकिंग के घर में कोई तकलीफ होती है तो पश्तून और सिंधी और दूसरी जुबान बोलने वाले उनके साथ होते हैं, जनाजों में साथ होते हैं, शादियों में साथ होते हैं, घरों में साथ होते हैं। ये सियासी लोग हैं जो सियासी नारे लगाते हैं, वो जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिशात की तकमील करने वाले लोग हैं जो मिलिटेंसी को रिवाज देते हैं और उसके नित नए नाम रखते हैं। वो शहर तो उसका जौहर अब भी मौजूद है, उसकी ताकत अब भी मौजूद है और उसकी ताकत का रिवाइवल हो सकता है। रिवाइवल पे बात करता हूं। ज़ियाउल हक से इस सोसाइटी को मेरी आखिरी बात सुने कि पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान के हर आदमी को जनरल ज़ियाउल हक से अपने आप को डिसएसोसिएट करना होगा और ऐलान करना होगा कि हम जनरल ज़ियाउल हक के पूरे अहद से अपने आप को लाताल्लुक रखते हैं, लाताल्लुक करते हैं। फिर आप आगे बढ़ सकेंगे, फिर आप इस मुल्क को, इस शहर को और तमाम शहरों को आगे ले जा सकेंगे। मैं आता हूं जनाब सलीम बुखारी साहब, आप साफ़ी हैं और मैं आखिर में सब दोस्तों की तरफ आऊंगा। एक जो इन्होंने बात की कि टॉलरेंस का सबसे बड़ा मरकज था और फिर यहाँ पे जिस तरीके से कसाबों का एक दौर आया, खामोश थे हम, डर लगता था प्रोग्राम करते हुए, आप भी तो साफ़ी हैं कि जनाब नौकरी तो जाएगी, चैनल भी बंद हो जाएगा, ये दौर था। तो इस दौर से क्या हम समझ लें कि हम निकल रहे हैं या ये एक वक्ती एक लल आया है, खौफ आता है दोबारा वापस जाते हुए? जनाब सलीम बुखारी साहब। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में। बहुत दिनों का जहर भरा है मेरे अंदर, मुझे इसके लिए एग्जॉस्ट करने के लिए एक गुंजाइश चाहिए थी जो आपने मुझे दे दी है। मेरे ख्याल से हमें हकीकत हाल का जायजा लेते हुए अब मसलहतों से बाहर निकल आना चाहिए। अब ना कोई बोरियों का साइज देने वाला है, ना अब जर्नलिस्टों को डरने की जरूरत है। वो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो हमें सारी जिंदगी डराते रहे, ये कह के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और अपनी आस्तीनों में हम सांप पालते रहे, उनका भी कसूर उतना ही है जितना ज़ियाउल हक का कसूर था जिसने ये फितना हमारे अंदर पैदा किया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं तारीख से। 1951 के इलेक्शन में जर्मनी में 51% में नाजी पार्टी के लोग आ गए थे, उन्होंने पार्लियामेंट तोड़ दी, उन्होंने मैंडेट को फेंक दिया उठा के और दोबारा इलेक्शन हुए ताकि ये तासीर दोबारा वहां ना आए। हम सब जर्नलिस्टों को अपना अपना कसूर अब मानना होगा कि हमने या डर के या ब्लैकमेल होके या उनके साथ कोलैबोरेट करके हम इस नौबत को आए हैं कि इस धरती मां को एक शख्स गाली दे रहा है और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई जवाब ढूंढ के ले आए। कोई फितना नहीं है, फितना सबसे बड़ा वो है जो धरती मां को गाली दे। मुझे आप ये बताइए, किसी आदमी ने प्रेशर के तहत, किसी आदमी ने अपनी सेहत की खराबी के तहत कभी अपनी मां को गाली बकी है सकी को? ये धरती भी मां ही होती है, लिहाजा इसको गाली देने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अब जो मैं सिनारियो देख रहा हूं वहां कि सुबह से शाम तक एक दूसरा अजीबो गरीब हवन्नक किस्म का आदमी पाल रहे हैं जिसका नाम फारूक सत्तार है, उसका कोई एक्शन जो है उसकी मर्जी के बगैर नहीं है। वो अब भी उसको अपने हर दूसरे जुमले में बानिए तहरीक और कायदे तहरीक फरमा रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? एक को हम गद्दार कह रहे हैं और उसके पाले हुए सांपों को हम कुछ से कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मुनाफिकत तक तर्क कर देने का वक्त अब आ गया है। जहां एक फौजी डिक्टेटर इसका जिम्मेदार था, वहां वो तमाम सियासी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनको अपने साथ इत्तेहादी बना के इन सांपों को दूध पिलाया है। ये अब वक्त जो है ये रियलिटी का है। आइए हकीकत तस्लीम करें, अपने अपने जुर्म माने और उससे सबक सीख के आगे मजीद तबाही फैलाने वालों का मुंह बंद करें। बंद करना चाहिए इनको ये मौका देना कि टेलीविजन की स्क्रीन के हर प्रोग्राम में बैठ के अपना वही जहर जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे ख्याल से एक सच्चे पाकिस्तानी को खुल के ये कहना होगा कि जो इस धरती मां को गाली देगा वो इस काबिल भी नहीं है कि उसका तज़किरा किया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि उसका तज़किरा किया जाए। जनरल साहब आपकी तरफ आता हूं। अभी कुछ बात हुई कि जिसमें कि जाहिर है हर किसी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, वो ऐड बना। साफी भी जो ज़ियाउल हक के लिखते थे, अकेला ज़ियाउल हक तो नहीं था। बहरहाल ये बात की, मगर एक और जो बात मैं करना चाहता हूं कि सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब आते हैं और बात करते हैं सीएम सिंध से कि जनाब ये नाजायज तजावुज़ात हम गिरा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आता।
हम खामोश, ये क्या है, ये सिलसिला क्या है कि जहां से आना चाहिए वहां नहीं है और फौज को फिर हमने आगे आगे कर लिया, फिर बाद में कहेंगे वो देखें जी इदारे तो क्या, इदारे जो है कब्जा हो गया। जनरल साहब देखिए, दोनों मेरे फाजिल दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं काफ़ी हद तक इनसे एग्री करता हूँ। तारीख जनरल ज़ियाउल हक से शुरू नहीं होती, तारीख उससे पहले की भी है। यहाँ पे लैंग्वेज राइट्स भी है, यहाँ पे लोगों की ज़मीनें भी छीनी गई। बहरहाल तारीख़ बड़ी तल्ख़ है हमारी, हम उससे जब पहलू तही करते हैं तो फिर इन वाक़यात की जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ये फिर हमारा मुक़द्दर बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपने सियासी मफादात की खातिर, छोटे छोटे मफादात की खातिर ऐसे ऐसे समझौते किए हैं जिन्होंने आज हमारी धरती माँ को गालियाँ दिलवाई हैं उन लोगों से जिन्होंने इसको पाल पोस कर, जिन्होंने दूध दे के जवान किया है उसको। आप मुझे ये बताइए कि आज तक हमने ये गौर किया है कि एक शख्स 25 साल मुल्क से बाहर रहा, 25 साल उसने मुल्क से बाहर रहकर एक बड़ी बहुत बड़ी एक जो हकीकत है कराची की, करोड़ 1.5 करोड़ लोग थे, उनको क्या उसने गुलामों की तरह बना के रख लिया? क्या इनका मुकद्दर था? हमने उसको बनने दिया लगातार बार बार? क्यों होने दिया इस चीज़ को? आप ये देख लीजिए कि पिछले कुछ 5-6 साल से कत्ल हुआ था, उसकी बात चली, स्कॉटलैंड यार्ड से बड़ा हुआ, कोई मुकदमे दर्ज हुए, कोई गवाह मिले, वो मुकदमा कहाँ गया? वो कत्ल उसके तो ग्लव है जनरल साहब, ये जो बरतानवी एस्टैब्लिशमेंट है, 4 पार्लियामेंटेरियन गए हैं, बैरनस वारसी गई है और लोग गए हैं, क्या ये जराइम पेशा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में मुलविस है ये मुल्क? देखिए, मुझे इसको अगर आपको शक है, मुझे कोई शक नहीं है, ना ही मुझे कोई अभाम है कि पाकिस्तान इस वक्त भी जिस दोराहे पर खड़ा है वहाँ पर भी सियासी मफादात की गेम जारी है और हम अभी भी पूरी तरह अपने आप को उस मुकाम पर कमिट नहीं करना चाहते जहाँ से शायद हम सियासी तौर पर वापसी हमारे लिए मुश्किल हो जाए। हम ये चाहते हैं कि आज भी हमारे सियासी मफादात रहें, आज भी हमारे माली मफादात की निगहदाश्त हो, आज भी हम जब इस मुल्क से जाएँ तो कहीं हमें टिकाने की जगह हो। वो लोग, देखिए, ये सारी साजिशें किसने सिखाई हैं हमें किसने ये कह दिया और हम उसको कुरान मान लिया कि बरतानी की अदालतें आज़ाद हैं, बिल्कुल सही फैसले करती हैं? मैं समझता हूँ कि जितनी इस मुल्क दुनिया में ख़राबी की जड़ बरतानिया है, चाहे वो कश्मीर ले लें, आप कराची का मसला ले लें, चाहे आप फ़लस्तीन का ले लें, हमें क्यों उन पर यकीन आ जाता है? देखिए, उन्होंने ये पाल पोस के उनको पूरी ना सिर्फ समझते हैं, मुझे तो लगता है वो एसेट के तौर पर एसेट है। हाँ। आप गौर कीजिए, कराची का जो जवाल है। साहब, एक मुझे ब्रेक लेनी है, मैं माफी चाहता हूं, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मगर जब मैं वापस आऊं तो जब इस तरह की जंग, इस तरह के हालात में कौमी आजादी की बात की जाती है, हम मानते हैं पंजाब की कौमियत भी है, वो भी मजलूम है, जाके देखें किसी पसमानदा इलाके में, लाहौर में देख लें। इसी तरह बलोची है, उनके राइट्स की बात है, सिंधियों की भी बात है, उर्दू स्पीकिंग की बात है, लेकिन क्या हमारी कौमी आजादी की जंग भत्ता लेने वाले लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? क्या ये जब कौमी आजादी का नाम लेते हैं, जो इनकी जिंदगियां हैं, जो अरबों के काले धन पर बैठकर ये सियासत करते हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, ये हमारे कौमों के जो राइट्स हैं वो बाजियाब करवाएंगे? आते हैं इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जनरल साहब, एक बात थी जो शायद रह गई थी, उसके बाद मैं नुसरत सहर अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगा, मगर मैं जो आपसे बात कर रहा था कि हमें ये भी गौर करना चाहिए कि बरतानिया में बैठ के एक शख्स को इतनी खुली छुट्टी दी गई है और हम उसको कुछ कर नहीं सकते। वजह क्या है? एक कत्ल था, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। देखिए, पनामा लीज का जो सबसे बड़ा हमें सबक हासिल करना ये चाहिए था कि हमने अपनी औलादों को, अपनी दौलत को ऐसी जगह पे रख दिया है जिसकी वजह से हम उनके गुलाम बन के रह गए हैं। क्या आज जिनकी दौलत और सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, उनमें ज़रूरत है कि वो बरतानी हुकूमत को आंखें दिखा सके? ये हो नहीं सकता। ठीक है जी। जनरल साहब ने बड़ी अहम बात को पॉइंट आउट किया। आता हूँ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, ये एक और आर्ग्यूमेंट आता है, आपकी पार्टी बड़ी तवील अरसे से सियासत कर रही है, तकरीबन आप कह लें कि इंटीरियर सिंध में कोई क्या अल्टरनेटिव आप नहीं दे सके उन लोगों को, जो हमारे कुछ जो मुहाजिर भाई हैं उनको, कि ये हमने देखा है कि बहुत से लोग वोट नहीं डालते मगर उनका कोई वाली वारिस नहीं है, शायद इसलिए कि सारे सियासतदान नुसरत साहिबा काले धन पर बैठ के जब सियासत करेंगे तो अप्रेस्ड लोग कैसे उनके पीछे जाएंगे? नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। जी, थैंक यू काजी साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काफ़ी देर से मैं सबके तज्ज़िये भी सुन रही थी और बहुत ऐसी बातें जो कि दिल को छू लेने वाली, और दिल चाहे कि काश ऐसा हो, और अगर ऐसा इतने अरसे से होता रहा हमारे मुल्क में, लेकिन उसको किसी भी हवाले से, किसी भी जब सियासी पार्टी रूल करती रही,
ऐसे वाकयात होते रहे काजी साहब, ऐसी बात नहीं कि अभी ऐसा हुआ है, इससे पहले भी ऐसे सीन हुए, ऐसे हम लोगों ने झगड़े देखे, लड़ाइयां देखी, असेंबली के अंदर देखे, बाहर देखे, लेकिन फिर ये लगा कि शायद अब की हुकूमतें कुछ ऐसा स्टेप लेंगी, लेकिन वही बात हुई, सियासी मफादात सबने अपने अपने लिए और इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच गए कि अब अगर उस कुव्वत ने स्टेप उठाया है तो अब सब दीदा दिलेरी से खुलकर सामने आ गए हैं और खुल के तबसरे भी कर रहे हैं, वरना सभी लोग, हम भी गंवाए कि इसी तरह डर और खौफ था, चैनल्स पे भी था, चैनल से बाहर भी था। कराची के शहर में खौफ और हरास की जो कैफियत थी कि ना लोग बाहर से अपने मुल्क आते थे, ना यहाँ के लोग कहीं निकल सकते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो चाहती हूँ कि जो बिल्कुल ये चीज जो अभी कही गई कि वफाकी गवर्नमेंट जो होती हैं, जो जिनके आगे ये सारी चीजें रखी जाती हैं और जो चाहें भी तो इस चीज पे स्टेप ले सकती हैं, लेकिन वो नहीं लेती, तो ये चीज तो अपनी जगह है। दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्या है कि ऑल्टरनेट नहीं आ सका, देखिए ऑल्टरनेट तो हमेशा रहा। अब ये चीज यही हुई कि मैं फिर ये बात खुल के नाम लिया। अब आप अगर पिछले 5 सालों का दौर लेके, क्या उस दौरान ऐसे कई स्पीचेस नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी, और ऐसे हालात हुए थे, लेकिन वही एक शख्सियतें, हर पार्टी की कोई ना कोई एक शख्सियत बना ली जाती। जैसे अब नून लीग में कोई एक शख्सियत है, कोई साग डार है या कोई है, किसी को बीच में लेके आते हैं, वो लंदन जाते हैं, बातचीत करते हैं। पहले रहमान मलिक साहब थे, हर हफ्ते उनकी जो फ्लाइट बुक थी कि जाकर वो अल्ताफ साहब से मिलते थे और फिर वहां की गवर्नमेंटों से भी मिलते रहे। ये भी चीजें सामने आई कि नहीं भाई अभी इस केस को ठंडा कीजिए वरना ये हो जाएगा, हमारे मुल्क में ये हो जाएगा। ये क्या है? आप अपने मफादात के लिए, अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए उस शख्सियत को बचाते रहे और इतना मजबूत किया है, सबने मजबूत किया है, ऐसी बात नहीं है। इस शख्सियत को मजबूत और इस पार्टी को मजबूत, और सबको पता था जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसमें लिखा हुआ है साहब के इन पार्टीज में मिलिटेंट विंग्स हैं, इसको निकालें, तो कौन सी पार्टी ने? और फिर बड़ी बात है काजी साहब, सबको पता है कराची में क्या होता है, केएमसी में कौन है, डीएमसी में किसके लोग हैं, वाटर बोर्ड में किसके लोग हैं। हमने अपने गुनाहगार कानों से असेंबली में ये सुना, सीएम जो एक्स सीएम है कायम अली शाह साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा, उनके मिनिस्टरों ने कहा दहशतगर्द भरे हुए हैं, केएमसी में भरे हुए हैं, वाटर बोर्ड में भरे हुए हैं, इतने दहशतगर्द हैं। अरे भाई, जब आप जानते भी हैं, आपको पता है, और वो लोग वहां पर बैठकर वो सारा सिस्टम चलाते हैं, तो क्या खुदारा कौन सी मसलियत थी जो आपने कराची को उस पे रिस्क पे ले लिया और आपने ऐसी चीजों को मजबूत किया? तो ये सारी चीजों में सब जिम्मेदार हैं। इसलिए अब तो मैं यही कहूंगी कि जनाब जो हकीकी वाकई उर्दू बोलने वाले हैं, जो मोहब्बत वतन से उनके दिल भरपूर धड़कते हैं, उनको तो अपने आप को अलहदा करना चाहिए। और दूसरी बात, खुदारा वफाकी गवर्नमेंट सीरियस हो और इस चीज को इस तरह ना करे कि सिर्फ तस्वीरें और आप दफातर हटाएं, दिलों से खौफ खत्म करें और दिलों से खौफ खत्म करें। मैं आपकी बात सही तरीके से बात साहिबा, आपकी बात दिल को छू गई है कि ये दिलों से खौफ कैसे खत्म होगा। मैं आता हूं आपकी तरफ। लगारी साहब बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने भी की। 2 बातें हैं, एक तो ये कि दिलों से खौफ कैसे खत्म करें, मगर एक और सवाल जो मैंने पहले छोड़ा था, ये कौमी आज़ादी की अगर हम बात करें तो कहते हैं सब कॉन्टिनेंट तो कौमियतों का जेल खाना है, हर जगह पे है, तो इनकी आज़ादी तो आपस में जुड़त के साथ है, एक बात। और दूसरी बात, क्या जराइम पेशा लोग, इस्तेमार की झोली में बैठे हुए लोग हमारे हकूक की लड़ाई लड़ेंगे? और दूसरी जो इन्होंने नुसरत साहिबा ने बात की कि दिलों से खौफ कैसे हटेगा जब तक इनकी जो इकोनॉमिक माइट है, 2 नंबर पैसा एक्सप्रोप्रिएट नहीं करते, जराए पैदावार को इनके कब्जे से निजात नहीं दिलाते। जनाब नजीर लगारी साहब। काजी साहब, असल बात यह है कि पाकिस्तान का नैरेटिव ठीक पेश नहीं किया गया कभी भी। ये कहा गया कि पाकिस्तान के सूबे जो हैं ये 1947 से पाकिस्तान कायम हुआ और उस वक्त वजूद में आए। ये सरजमीन हज़ार साल से, लाखों बरसों से, जब से ज़मीन वजूद में आई है तब से यहाँ मौजूद है। यहाँ पर लोग भी आबाद हैं और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और इस जोग्राफी पर लोगों ने ये इंटर रिलेटेड थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का फैक्टर था जो क़याम पाकिस्तान का सबब बना कि वो मज़हब का फैक्टर था। नहीं, यहाँ तारीखी, जोग्राफियाई, इलाकाई, लसानी, हर तरह का इंटर रिलेटेड ये सारे सूबे हैं और ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकता। कोई सूबा एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए इस तरह के अगर कोई वो हो, अगर लगारी साहब ये हमारी कौमों की लड़ाई लड़ेंगे, मेरा सवाल आपसे जो मैं बात चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, पंजाबी लग गया दाग, पग को दाग लग गया, ये कौन लोग हैं?
ये मैं आपसे कह रहा हूं। वो हुआ ना, इसी ने खराब किया ना। मसला ये है कि अब तक की जो एक तो ये कि एक पाकिस्तान में एक हम मुत्तफिका और मुनसिफाना वफाक नहीं बना सके हैं, ये हमारी गलती है और हम इसको भुगत रहे हैं। और मुनसिफाना वफाक जो है वो ये है कि 3 सूबे जो हैं वो एक साथ खड़े भी हो जाएं तो पंजाब की जो अददी अक्सरियत है उसके सामने कोई वो नहीं करता। फिर ये हमारे हुक्मरान जो हैं, जब से शरीफ हुक्मरान पिछले 40 साल से इस मुल्क पर मुसलत हुए हैं, वो सिर्फ लाहौर को पाकिस्तान समझते हैं। वो लाहौर में ओरेंट ट्रेन लाते हैं, वो लाहौर में मेट्रो ट्रेन लाते हैं, वो लाहौर को चमकाते हैं। वफाक का पैसा, सूबे का पैसा, सराकी बेल्ट का पैसा, पोठवार का पैसा, तमाम इलाकों का पैसा जो है लाहौर की चंद सड़कों पर, चंद शाहराहों पर, चंद पुलों पर लगाते। खुद लाहौर के अंदर मैंने लोगों को देखा है, नंगे पैर देखा है। मैंने देखा है औरतें जो है भेड़ बकरियां लेकर लाहौर सिटी में मैंने देखा है कि जा रही हैं और सुबह सुबह सर्दी के मौसम में नंगे पैर मैंने देखा है। लाहौर भी खास हुक्मरानों का लाहौर जो है वो अच्छा हो गया है। महकूमों का लाहौर वैसे का वैसा है, महकूमों का सेंट्रल पंजाब जो है वो वैसे ही है और हुक्मरानों का सेंट्रल पंजाब खुशहाल भी है, उसको मिला भी है। बाकी सारे मुल्क को क्या मिला है? ये शिकायतें अपनी जगह पर, लेकिन कोई शिकायत इस बात का जवाब नहीं बन सकती कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाएं या पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें। ये बात नहीं हो सकती है ना। बात यह है कि आपकी शिकायतें हैं, सबकी होंगी। एक ब्रेक की तरफ जाता हूं। अहम बात ये कही उन्होंने कि हर जगह मजलूम है। मजलूम ना पंजाबी होता है, ना सिंधी होता है, ना उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती और वो एक ही कौम होता है। इनको तकसीम करके ये सियासत करते हैं। हमारे ऊपर वापस आऊंगा तो कुछ सवालात मेरे पास हैं जनाब सलीम बुखारी साहब के लिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब सलीम बुखारी साहब। एक तो बात ये कि जो मैंने अर्ज किया कि यहाँ किसी की आज़ादी अलग से तो है नहीं। सब मजलूम कौमियतें, कोई भी ज़बान बोलती हो वो एक ही उसकी कौमियत है और वो है गुर्बत और ज़िल्लत और बर्बादी। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि ये जो आज रियासत से नबुर्दाज़बाह हैं, 30 साल तक इन्होंने रकमें इकट्ठी की। ज़ाहिर है वो इकोनॉमिक माइट तो इनके पास है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो है, जो सिविलियन कम अज़ कम कौन सा असला होता है और उनके पास कौन सा असला है। जब तक आप एक्सप्रोप्रिएशन नहीं करते, एक राय है, बात नहीं बनेगी। और फिर मैं एक सवाल और भी कर दूं, ये भत्तेखोर भी कौमी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ते हैं जनाब सलीम बुखारी साहब? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर दोबारा मौका दिया बात करने का। 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आपके सवाल के जवाब पर आऊँ। एक तो ये है कि हम लोगों को, मेरा ये मीडिया से मुतालबा है, हाथ बांध के मुतालबा है कि अब हमें अलकाबात देते हुए बहुत सोचना चाहिए। अब हमारे लिए ना वो कायदे तहरीक है, ना वो बानी तहरीक हैं। हमें तो उसे आराम से MQM का एक साबिक रहनुमा कहना चाहिए। ये जो हम उनको लेजिटिमेसी देते रहते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, इसी से वो लोग पनपते हैं। 2-3 हवाले में माजी के आपको देता चलूँ। एक शख्स जिसका नाम खान गफ़ार खान था, जिसने ये कहा था कि मेरा जनाजा भी पाकिस्तान में दफन न किया जाए। कितने लोग जानते हैं हम उसके नाम को? ये इस तरह के लोग जो होते हैं, जो अपने वतन के साथ गद्दारी करते हैं, जो अपने वतन को गाली देते हैं, उनकी दास्तां तक भी नहीं होती। दास्तानों में लोग उन्हें नंगे दीन, नंगे वतन के नाम से जानते हैं। एक तो इसका हमें बहुत मुहतात होना पड़ेगा इसके बारे में। दूसरी बात मैं अर्ज करता चलूँ, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, बात इकोनॉमिक माइट की नहीं है, ना असले की बात है। बात यह है कि जो बानी पाकिस्तान था, उसने पहले दिन की 14 अगस्त की तकरीर उठा के देख लीजिए। उसने कहा था आज के बाद ना कोई महाजर है, ना कोई सिंधी है, ना बलोची है, ना पठान है, ना पंजाबी है। आज के बाद हम सब पाकिस्तानी हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि उर्दू स्पीकिंग अफराद को जिस बेस के ऊपर एक्सप्लॉइट किया गया, वो बेस बेमानी है। यह बिल्कुल गलत बात है कि उर्दू स्पीकिंग लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। ये लेट द रियलिटी बी देयर। अगर किसी बॉर्डर के ऊपर कत्ले आम हुआ था जो लाखों में था, वो पंजाब का बॉर्डर था। जो लोग हैदराबाद खोखरा पार से दाखिल हुए थे, या जो लोग बहरी जहाजों और हवाई जहाजों से कराची में आए थे, उनकी ना लाशें उठी थी, ना किसी को दर्द था इतना पाकिस्तान का जितना उन लोगों को था। लिहाजा महाजर वो भी थे जो ईस्ट पंजाब से और दिल्ली अंबाले के लोग के तरफ से लोग आए। लेकिन अब ये तकसीम, अब ये नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाना चाहिए। 70 साल गुजरने को हो गए हैं, हम अब पाकिस्तानी हैं। हम महाजर की तकसीम और नॉन महाजर की तकसीम में पड़ेंगे तो यही तबाही आएगी। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक माइट जिनके पास है उसके भी जिम्मेदार हमने करप्शन का सद्देबाब नहीं किया। हमने लोगों को गैर कानूनी तरीकों से फलते फूलते देखा। आज किसी की जायदाद बाहर है, किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं,
ये सारा मंजरनामा इसलिए है कि हम वक्त से एक्शन लेते नहीं हैं। अगर वक्त से एक्शन ले लिया जाए, मैं आपको एक और मिसाल देता चलूं, अचकजई साहब, महमूद अचकजई साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके जो जहर अफशानी कर रहे हैं, मुझे हैरत है अपने उन तमाम काबिल एहतराम अरकान असेंबली से जिन्होंने इसके एक्सेप्शन नहीं ली और इसको टोका नहीं है। वो क्या फरमा रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन के मामे वो बन गए हैं, और जो कहते हैं कि जो पश्तून अगर गुलाम है, जो पश्तून पाकिस्तान को जिंदाबाद कहे, उससे बड़ा मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं। मुझे ये बताइए, क्या ये एक पाकिस्तानी की आवाज़ है? क्या ये एक मुहब्बे वतन नारा है जो लग रहा है वहां से? इसी किस्म के लोगों को जब बढ़ावा देते हैं और जब उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है हुकूमती सतह पर, तब वो इतने बड़े बड़े नासूर बन जाते हैं। लिहाजा हमने चूंकि एक्शन में ताखीर की, इसलिए हम ये नताइज भुगत रहे हैं। हमें अब तारीख के इस मोड़ से सबक सीखना है कि आइंदा पाकिस्तान के बारे में जीरो टॉलरेंस अगर नहीं होगी तो हम इस तरह के गद्दार पैदा करते रहे। ठीक है, ये बात इन्होंने की, जनरल साहब, ये उन्होंने कहा कि जो हम पाकिस्तान के गद्दार पैदा करते रहेंगे। मगर एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, हम ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम अब पाकिस्तानी हैं, ये क्या डिवीजन्स हैं, लेकिन जैसे किसी ने कहा था ना कि नेशनल लेनिन ने कहा था कि नेशनल क्वेश्चन इज अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ ब्रेड। जब रोटी की तकसीम ठीक नहीं होगी जनरल साहब, तो ये नासूर तो उठेंगे। जब तक हम लोगों के राइट्स नहीं देते, कोई सिंधी का दुकान लगा लेगा। अब अचकजई साहब का जो म्यार जिंदगी है वो बलोची का म्यार जिंदगी है, जो यहाँ के रूलर्स का म्यार जिंदगी है पंजाब में, जो नवाज शरीफ साहब को वो आम आदमी का है, जो जनाब अल्ताफ हुसैन साहब और उनके हवारी जो दुबई में माल है उनके पास, वो इधर है। तो ये जो सारे खेल चल रहा है, जब तक आप इस इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप को नहीं तोड़ते, तो ये आर्जे जो हमें नजर आ रहे हैं वो समाज को लाहक होते रहेंगे और समाज बीमार रहेगा। एक राय है जनाब जनरल साहब। देखिए, इसमें तो जो आपसे इत्तफाक ना करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक तबका तो वो है जो बिल्कुल हर तरह से आसूदा है और जिनके लिए पाकिस्तान एक ऐसी चरागाह है जहाँ से वो लूटते हैं, खाते हैं और फिर पाकिस्तान को गाली निकालने वालों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे दो तीन चीज़ें पूछना चाहता हूँ। आज आप मुझसे सवाल करते रहे, मुझे ये बताइए, जो कराची में हो रहा है इसका इंचार्ज कौन है? कौन इस सारे ऑपरेशन को ओन कौन कर रहा है? कौन इसको आगे लेके चल रहा है? और किसने ये बात सोची है कि जब अल्ताफ हुसैन को हमने सीन से हटा दिया तो उसके बाद ये जो लोग हैं जो आज तक उससे कैदी रहे हैं, उनका वाली वारिस कौन होगा? कौन लेके आगे चलेगा? कौन है वो जो इस सारी जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार है? आज भी काजी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको अपनी दौलतों को, जिनको अपने इस्तेमार को बचाना है, वो आज भी पूरी तरह अपने आप को कमिट नहीं कर रहे। आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी हुकूमत ने ना तो अचकजई से, ना ही अल्ताफ हुसैन से और ना ही ऐसे अनासिर से अपने आप को किनारा कश किया है जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को गाली देने में वो अपना फ़ख्र महसूस करते थे। क्यों, क्या वजह है? ये हम जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों का ईमान तो एक दौलत है और जायदाद है, कुछ लोगों का ईमान पाकिस्तान है। और ये जो जिनको हम उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी हैं, जिनको महाजर का जानबूझ के लक़ब दिया गया है, उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानियों में भी जो वो लोग बहुत कम हैं, आटे में ज़ीरे के बराबर हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन या इस किस्म के हवारियों के साथ हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको आज़ाद कराने की उन लोगों से भी ज़रूरत है। क्या उसके लिए हम इक़दामात उठाने के लिए तैयार हैं? क्या ये काफ़ी है कि हम तस्वीरें उतार दें? क्या ये साहब, मैं मुझे ब्रेक लेने के लिए क्या कहा जा रहा है? हमें एक क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन लोगों को एक आला कमाल की एक ज़िंदगी दी इस मुल्क ने, वो किसी और मुल्क में होते तो शायद पुलिस मुकाबले में मारे गए होते या जेल में होते। ये भी गाली देते हैं इस मुल्क को। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनके जराइम से इतनी चश्मपोशी हुई। क्या कहेंगी क्विकली नुसरत सहर अब्बासी साहिबा? जी काज़ा, बिल्कुल। जो मुल्क आपको पैदा करे, बनाए, वहां से आप खाएं, पिएं, कमाएं और अपनी औलादों को वहां पर पढ़ाकर बाहर मुल्कों में भेजें, और बाहर मुल्कों में आप इतने बड़े बड़े असासे बना लें। कई लोग शख्सियात के बारे में आपके पास भी लिस्टें होंगी, सबको पता है कि वो वहां पर अमेरिका में हो या लंदन में हो या दुबई में हो, खरबपति हो गए हैं जनाब, जिनके यहाँ पर टूटी फूटी गाड़ियां हुआ करती थी, कोई असासे नहीं थे, उन्होंने यहीं से बनाया, इसी मुल्क से बनाया, जैसा भी बनाया, काला धन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, जो कुछ भी किया।
इसी मुल्क की शनाख्त है उनके पास, लेकिन वहां पर बैठकर वो अगर अपने ही मुल्क को धरती, जो हमने सुनी है, आपने भी सुनी है, जो स्पीचेस चली हैं उसमें उन लोगों की आवाजें भी आई हैं, ऐसे लोग जो अपनी मां को, अपनी धरती को, खुदाई कसम मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि न खुद खौफे खुदा है, अल्लाह की जात से भी डर नहीं है, लेकिन अपने कायदों से डर है, अपने लीडरों से डर है। वही कब्र में बचाएंगे इन लोगों को, वही इनका जो एहतसाब है, इनका अमल जो होगा, आमाल होंगे, वही जाकर उनको बचाएंगे। कुछ खौफे खुदा करे भाई, उस धरती, उस माँ के लिए, जैसे अभी कहा कर्नल साहब ने, अपनी धरती और माँ के लिए अगर कोई गाली देगा, बुखारी साहब ने कहा, तो इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं होगी। मैं यहां पे ये बात जरूर कहूंगी जनाब कि देखिए ये आजकल जो सिलसिला चल रहा है ना, ये दफातर गिराना, और ये बिल्कुल करें, आप करें, बल्कि मैं तो हैरान हूं इस गवर्नमेंटों पे, जो इस वक्त भी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट की, आपको इससे पहले ये इनक्रोचमेंट नहीं लग रही थी, ये इलीगल नहीं थे, या क्यों हम इस तरह के काम करते हैं? आपको सब पता था ये सब गैर कानूनी है, गैर जमीनों पे बने हुए। क्या इस वक्त चाइना कटिंगें नहीं बनी, जो सैने में बने हुए, जो स्कूल्स बने हुए, इतनी बड़ी करप्शन है कराची में, इतने बड़े गैर कानूनी काम हुए, धंधे हो रहे हैं, जो अरबों खरबों रोज कमाया जाता है, जो रोज टेबलों पे रखा जाता है, सबको पता है जनाब, सारी हुकूमतों को पता है, कराची के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लेकिन मसलियतें हैं, मसलियतों के नीचे अंडर द टेबल काम होता है, वो अपर द टेबल जो है वो काम नहीं होता। तो अभी भी यही हो रहा है ना, अच्छी बात की नुसरत साहिबा आपने, असली डंडा चलाए तो जनाब अब बिल्डिंगें भी गिर रही हैं और दफातर भी गिर रहे हैं, दफातर भी गिर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं आपकी बात को दोहराता हूं, बहुत सारी चीजें, मैं क्योंकि आखिरी लम्हे में चाहता हूं सब दोस्तों को टाइम मिले। एक बात तो लगारी साहब, ये आज इनकी, ये तो हमें गिला करना चाहिए, आज पता चला है हमें, और अभी लगता है फेडरल गवर्नमेंट को तो अभी तक पता नहीं चला, कहीं और से ही काम हो रहा है। क्विकली जनाब नजीर लगारी साहब। फेडरल गवर्नमेंट ला ताल्लुक है इस पूरे के पूरे मसले से, फेडरल गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट समझती नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में बात हुई है, फेडरल गवर्नमेंट समझती नहीं है कि इतना संगीन बहरान पैदा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ कैसे नारे लगे हैं। फेडरल गवर्नमेंट से ला ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट यह चाहती है कि इस तरह का माहौल रहे, चकजाई साहब ऐसे बयान दें, लंदन से इसी तरह से बयान दीजिए ताकि उनसे तवज्जो हटी रहे, पानामा लीग से तवज्जो हटी रहे, लोग बात ना करें, लोग उन 24 मजलूमों की बात ना करें जिन्हें बेदर्दी से मॉडल टाउन में कत्ल कर दिया गया, लोग उनकी बात ना करें, उनसे तवज्जो हटी रहे। बाकी पाकिस्तान के बारे में, किसी के बारे में, किसी इलाके के बारे में, किसी सूबे के बारे में जो कुछ कहा जाता रहे, बिल्कुल कहा जाता रहे। लगारी साहब क्योंकि आखिरी वक्त है, मैं चाहता हूं कि आखिरी कमेंट्स आ जाए, आपकी बात भी आ गई जनाब, सलीम बुखारी साहब की तरफ आता हूं। राज बनेगा जी लगारी साहब आपकी बात है। जी सलीम बुखारी साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने फाइनल कमेंट्स दें प्लीज। देखिए मेरी गुजारिश ये क्या है, मेरे बहुत ही मोहतरम साथी हैं नज़ीर लगारी साहब, और मैं कहना ये अर्ज ये उनसे करना चाहता हूं कि इस वक्त अगर हम इशू मिक्स कर देंगे तो असल फोकस हट जाएगा, जिस तरह पहले हुआ है कि पनामा लीग से तवज्जो हट गई है, अब इससे भी तवज्जो हट के हम और किसी तरफ चले जाएंगे। हमें हर उस चीज पर जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, हर उस शख्स पर जिसने इस मुल्क के माली वसाइल को बर्बाद किया है, तबाह किया है, चोरी की है, उनको कोई माफी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लिहाजा इस वक्त एमक्यूएम चूंकि फोकस में है, उसका लीडर जो है वो न सिर्फ एक दफा गाली दी है बल्कि उससे 4 दिन से रिपीटेडली गाली दे रहा है। इस वक्त अगर हम पनामा का कवर उसको देके उसकी खामोशी इख्तियार करेंगे तो ये जुल्म है, मेरे नजदीक एक जुर्म है। इस वक्त जो नंगे दीन नंगे मुल्क है उसके ऊपर तबसरा करना चाहिए। ठीक और पनामा लीग शुक्रिया जनाब लगारी साहब, उनको देना पड़ेगा। सलीम साहब आप देना चाहिए, लेकिन इसका कवर देके एमक्यूएम का जो जुर्म है उसको कवर करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। और अगर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं। जनाब जल साहब, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट्स आप। देखिए मैं 2 बातें, नंबर 1 तो कराची के जो अवाम है उनकी जो मसाइब हैं, जो उनके शिकायत हैं वो जायज़ हैं। कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची के ज़वाल पाकिस्तान को ले के नीचे जा रहा है, तो कराची के लिए इस वक्त जो भी चाहिए उनके अवाम को उस चुंगल से निकालने के लिए, उनकी जायज़ शिकायत को दूर करने के लिए वो हमें करना चाहिए। मेट्रो ट्रेन बंद कर दें मेरे लिए ये ऑरेंज ट्रेन बंद कर दें, मेरे लिए कराची को डेवलप करें। कराची मेरा दिल है, मेरी जान है, सब कुछ है। जनरल साहब मुझे यहाँ पे, आई एम सॉरी, मुझे आई हैव टू लीव इट देयर, मगर आखिरी फिक्रा ये कहता चलूँ कि जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, दल सियासी तहरीक चाहिए जो प्रो अवाम हो, लोगों की दोस्त हो और नए सियासी नजरियात के साथ सामने आए, तो फिर इस सिलसिला होगा। वक्त खत्म हो चला, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।